माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने बनाया है। ये दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स को लिखने, सुझाव देने और सुधारने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है शब्दों को एक सुंदर और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, जिससे दस्तावेज आसानी से समझ में आए और रीडर को पढ़ने में आसानी हो। कुछ लोग इसको मॉडर्न टाइपराइटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लिखना वैसे ही आसान है जैसे पुराने समय में टाइपराइटर्स में हुआ करता था। आइए इस प्रोग्राम के महत्व और विकास के बारे में कुछ बातें जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इतिहास शुरू होता है जब कंप्यूटर्स में सिर्फ बेसिक टेक्स्ट एडिटर्स जैसे कि नोटपैड हुआ करते थे। फिर आए वर्डपैड, जो कि थोड़ा एडवांस थे, लेकिन इनमें भी कुछ लिमिटेड फीचर्स ही थे। फिर 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च किया गया, जो एक रेवोल्यूशन लेकर आया वर्ड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। इसमें हम शब्दों को लिख सकते हैं, उन्हें अलग अलग रूप में सुझाव दे सकते हैं और उन्हें आसानी से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी नए फीचर्स ऐड किए गए, जैसे कि मेल मर्ज, टेम्पलेट्स और क्लाउड स्टोरेज, जो यूजर्स को और भी सुविधा प्रदान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का महत्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग है। शिक्षा में विद्यार्थी असाइनमेंट लिखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए और नोट्स मेंटेन करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें व्यापार की, तो लोग प्रोफेशनल दस्तावेज जैसे कि रिपोर्ट्स, टेंडर्स और लेटर्स लिखने के लिए इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सरकार में पॉलिसीज, आधिकारिक दस्तावेज या फिर किसी कागजात बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो लोग अपने रेज्यूमेज, लेटर्स और इनोवेटिव और क्रिएटिव राइटिंग के लिए इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा दूसरे भी वर्ड प्रोसेसर्स हैं जो दस्तावेज बनाने में मदद करते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल है एप्पल पेजेस का, जो कि एप्पल यूजर्स के लिए बनाया गया है। ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसे मैक और iOS यूजर्स काफी ज्यादा पसंद करते हैं। फिर दूसरे तरीके का एप्लीकेशन जो कि गूगल डॉक्स है, ये भी एक प्रसिद्ध विकल्प है जो रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए फेमस है और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक अहम और आवश्यक टूल है जो हमारे डेली कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके विकास से हमारे काम करने का तरीका बदल गया है और अब हम डॉक्यूमेंट्स बनाने को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, उसे काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में आज के समय में हर तरह के टूल्स और फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में ओपन करने के लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप यहाँ पे सर्च बार में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करें और फिर सर्च करें, या फिर आप ऑल ऐप्स में जाकर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम ये वाला तरीका अपनाते हैं। हम ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे और ऑल ऐप्स में आने के बाद
यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं। तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ढूंढना है और यहाँ देखिए ये वर्ड नाम से जो एप्लीकेशन है ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डबल क्लिक करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके लैपटॉप में अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो गया होगा। सबसे पहली बार जब आप एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नाम से ऑप्शन है। ये वो जगह है, ये वो ऑप्शन है जहां से आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बिल्कुल ब्लैंक है और आप उसको स्क्रैच से बनाना शुरू कर सकते हैं। इसी की राइट साइड आप देखें कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं या यूं कह लें कि टेम्पलेट्स हैं। इस वजह से ये सजेशंस में दिखा रहा है कि अगर आप इनमें से कुछ यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। और इन्हीं टेम्पलेट्स के नीचे आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो एक मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन है और जैसे ही आप मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी अलग डिज़ाइंस और अलग फॉर्मेट्स में आपको स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं। ये बेसिकली टेम्पलेट्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फिर अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो आप इन टैब्स में जाकर अपना जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप टेम्पलेट्स चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मान लें अगर हम बिजनेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बिजनेस से रिलेटेड सारे टेम्पलेट्स हैं। आप इनमें से जो भी टेम्पलेट पसंद करते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार क्लिक करने पे आप बस यहाँ पे जो क्रिएट बटन है उस पर जाकर एक बार क्लिक करेंगे और फिर आप देखें ये टेम्पलेट आपके लिए डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को एडिट करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरुआत कर सकते हैं या तो जो अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं उनमें से जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे होम पेज पे जो बाकी ऑप्शन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट तो हो गया टेम्पलेट्स का। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, तो इन पर जाकर मैं क्लिक करके उन्हें ओपन कर सकती हूँ। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये रीसेंट का ऑप्शन है, तो ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हम पिन पे क्लिक करते हैं तो जिन डॉक्यूमेंट्स को मैंने पिन कर रखा होगा वो यहाँ पे नजर आ सकता है। और वैसे ही अगर शेयर्ड विथ मी पे क्लिक करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ शेयर किए गए हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। और साथ ही साथ इस सर्च बार का इस्तेमाल करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कंप्यूटर टाइप किया तो कंप्यूटर कोर्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट है वो शो कर रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकती हूँ। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें जाना कि क्या टेम्पलेट्स होते हैं और कैसे आप उनका यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूजर इंटरफेस कई हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, डॉक्यूमेंट एरिया और स्टेटस बार आता है। हम एक एक कर इन सभी को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारे किस काम आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं
क्विक एक्सेस टूल बार से। अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 टूल्स डिफॉल्ट मिलते हैं। सबसे पहले है अनडू, दूसरा है रीडू और उसके बाद है सेव का ऑप्शन। इसी के बगल में आप देखेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी टूल्स आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं वो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ऑटोमेटिकली सेव टूल के बारे में। ऑटोमेटिकली सेव टूल डॉक्यूमेंट को रेगुलर इंटरवल्स पे ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए यूज होता है, ताकि आपका डेटा लूज होने के चांसेस एकदम कम हो। तो इसे ऐड करने के लिए आपको बस इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से जो पहला टूल है आप इस पे बस क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटो सेव का ऑप्शन अब आपको क्विक एक्सेस टूल बार में दिखेगा। यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करते ही आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लें कि कहाँ आप इसे सेव करना चाहते हैं और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को एक नाम दे दें। बेसिकली आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को एक टाइटल देना है जिससे आप उसको पहचान सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल ऐड कर रहे हैं और उसके बाद ओके क्लिक कर दें। आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली सेव अब ऑन है। तो ये हमने जाना ऑटोमेटिकली सेव टूल के बारे में। अब जानते हैं दूसरे टूल के बारे में जो है न्यू टूल नए डॉक्यूमेंट को शुरू करने के लिए होता है। जब आप एक नए डॉक्यूमेंट से शुरू करना चाहते हैं तब आप इस पर जाकर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ऐड करने के लिए आप बस इस पे एक बार जाके क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये न्यू वाला जो टूल है वो अब ऐड हो गया है। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए ऐड करते हैं तीसरे टूल को और जानते हैं कि ये ओपन टूल क्या है। ओपन टूल एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए यूज होता है। जब आप किसी पहले से बने हुए वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तब आप इस टूल पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसे ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए बस आप इस पर जाकर एक बार क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि ओपन टूल यहाँ पर ऐड हो गया है। अब चलिए अगला टूल देखते हैं जो है सेव। सेव हमारा डिफॉल्ट टूल है जो पहले से ही यहाँ पर एडेड था। आइए जानते हैं कि इसका उपयोग किस चीज के लिए होता है। सेव टूल दस्तावेज को करंट फाइल में सेव करने के लिए यूज होता है। जब आप किसी दस्तावेज में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसे सेव करने के लिए आप डायरेक्टली इस टूल पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं डिफॉल्ट टूल है जो पहले से ही एडेड था। आप इस पे जाके बस क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने फाइल को यानी कि आपने जो चेंजेस किए हैं उन्हें सेव कर पाएंगे। अब चलिए अगले टूल को देखते हैं जो है ईमेल टूल। इसे ऐड करने के लिए हम इस पर जाकर बस एक बार क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईमेल टूल ऐड हो गया है। ईमेल टूल दस्तावेज को ईमेल के थ्रू सेंड करने के लिए यूज होता है। जब आप फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्यूमेंट्स को मेल करते हैं तो आप इस टूल को अपने क्विक एक्सेस टूल बार में डालकर उसे कभी भी आसानी से यूज कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं अगले टूल के बारे में जो है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट टूल दस्तावेज को बिना प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन किए सीधे डिफॉल्ट प्रिंटर पर प्रिंट कर देता है। ये यूजर के लिए प्रिंटिंग प्रोसेस को तेजी से प्रिंट करने में मदद करता है। तो चले इसे यहाँ से ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगले टूल को देखते हैं जो है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। प्रिंट प्रीव्यू टूल आपको दस्तावेज के प्रिंट प्रीव्यू को दिखाने के लिए यूज होता है। ये आपको बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। अब अगले टूल को देखते हैं जो है एडिटर। एडिटर टूल आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग्स को चेक करता है, ग्रामर एरर्स को चेक करता है और आपको सजेशंस प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के ग्रामर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं
कि ये आपको करेक्शंस, रिफाइनमेंट्स और इनसाइट्स बताएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब चलिए अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं, जो है रीड अलाउड। रीड अलाउड टूल आपके डॉक्यूमेंट को सुनने का ऑप्शन देता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है वो आपको शब्दों के द्वारा बोलकर सुनाता है। ये एक तरीके से ऑडियो प्ले करता है और आप सुन सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। ये फीचर सबसे ज़्यादा यूजफुल तब होता है जब आपको एक बहुत ही लंबी डॉक्यूमेंट को पढ़नी होती है, तब आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए जो अगला टूल है अनडू, उसे देखते हैं। ये तो डिफॉल्ट टूल है जो पहले से ही एडेड था। अब जानते हैं इसके पर्पस के बारे में। अनडू टूल आपके लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए यूज होता है। अगर आपने कोई लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है या फिर आपने कोई लास्ट एक्शन अनजाने से कर दिया हो या गलत कर दिया हो, तो वापस बैक जाने के लिए आप इस अनडू टूल पर क्लिक करके अपने एक्शन को अनडू कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला टूल, जो है रीडू। ये हमारा पहले से ही डिफॉल्ट टूल है। रीडू टूल आपके लास्ट अनडन एक्शन को रीडू करने के लिए यूज होता है। अगर आपको अपने लास्ट अनडू को अनडू करना होता है तो ये टूल आपके लास्ट अनडन एक्शन को वापस ले आता है। अब बात करते हैं अगले टूल की, जो है ड्रॉ टूल। यहाँ से हम इसे ऐड कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉ टेबल टूल ऐड हो गया है। ड्रॉ टेबल टूल आपके डॉक्यूमेंट में नए टेबल बनाने के लिए यूज होता है। ये आपको कस्टम टेबल्स बनाने का ऑप्शन देता है। जैसे इस ड्रॉ टेबल टूल पे क्लिक करके आप जैसा टेबल चाहें वैसा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लें अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने कॉलम्स और रोज को, तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हुए टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप टेबल्स कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने जो टूल्स ऐड किए हैं, यहाँ पे जो भी टूल्स हैं, आप इनमें से किसी टूल को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आप वापस इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप जिस भी टूल को हटाना चाहते हैं उस पर जाकर बस एक बार क्लिक कर सकते हैं। मान लें हम एडिटर हटाना चाहते हैं, तो हम एडिटर पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि एडिटर यहाँ से हट गया है। मान लें अब हम यहाँ पे जो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, जो ड्रॉ टेबल का टूल है, वो हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे एरो बटन में और यहाँ पर जो ड्रॉ टेबल टूल है इस पे जाकर एक बार बस क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे ड्रॉ टेबल का टूल यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को अपने हिसाब से कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस भी कमांड्स या टूल्स को आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, या जिन भी टूल्स को आप निकालना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीटली क्विक एक्सेस टूल बार को कवर किया। चलिए अब हम जानेंगे टाइटल बार के बारे में। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि टाइटल बार कहाँ पर आता है। तो अगर आप यूजर इंटरफेस में देखेंगे तो जो सबसे ऊपर की तरफ बार है ये है हमारा टाइटल बार। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसे अभी हमने जाना। उसी के बगल में आप देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट टाइटल का सेक्शन है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम देख पाते हैं। जिस डॉक्यूमेंट में आप अभी काम कर रहे हैं उसका नाम, या फिर अगर आप कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं उसका नाम आप यहाँ से जान सकते हैं। और यहाँ से अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो उस पर एक बार क्लिक करके यहाँ से आप फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम टाइप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइटल है इस पर आप क्लिक करके जब चाहें तब अपने फाइल नेम को चेंज कर सकते हैं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, चाहे वो कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई न्यू डॉक्यूमेंट हो, तो आप उसका नाम यहाँ से पढ़ सकते हैं।
और इसी डॉक्यूमेंट नेम के बगल में आप देखेंगे तो एक सर्च बार है। इस सर्च बार में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई एलिमेंट, टूल या कुछ भी अगर सर्च करना चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रहा, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं एडिटर टूल को सर्च करना चाहती हूँ, तो मैं बस यहाँ पे जाके टाइप करूंगी एडिटर, और एडिटर टाइप करते ही जो भी रिजल्ट में आएगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एडिटर का ऑप्शन ओपन हो गया है। तो इस बार का आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आप किसी टूल या एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा। चलिए अब टाइटल बार में जो आखिरी हिस्सा है उसमें हम देखते हैं कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे जिस अकाउंट से आपने साइन इन किया है उस अकाउंट का नाम शो करेगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करते ही आप अपने अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी और अकाउंट में स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं और या फिर किसी अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। इसी के राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो 3 बटन्स हैं। ये 3 बटन्स से आप अपने विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लें अगर आप इस विंडो को टास्क बार में छोटा देखना चाहते हैं, यानी कि मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आप बस इस मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि टास्क बार में हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन छोटा हो गया है। अब जब आप इसे वापस से जो है ओपन करना चाहते हैं तो बस आप जाकर आइकन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप इसे वापस ओपन कर पाएंगे। और जो दूसरा बटन है वो है मैक्सिमाइज का। इससे आप मल्टीपल विंडोज में स्विच कर सकते हैं या फिर अपने विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लें अगर हम इस करंट विंडो को स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने के लिए हम इस वाली विंडो को अगर सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि हमारी जो करंट विंडो है वो अब स्प्लिट हो गई है। और दूसरे हिस्से में मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि कौन से विंडो को मैं यूज करना चाहती हूँ। तो यहाँ जो दूसरी विंडो ओपन है इसे सिलेक्ट करके मैं 2 विंडोज को एक साथ यूज कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए वापस मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हमने विंडोज को 2 भागों में स्प्लिट किया, वैसे ही आप विंडो को इस तरीके से 3 भागों में या 4 भागों में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब आप देखेंगे कि जो आपकी करंट विंडो है वो 4 ब्लॉक्स में स्प्लिट हो गई है। और इन बाकी 3 विंडोज में आप कौन से विंडो को ओपन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो बस आप जाकर मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन अब पूरी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन का यूज करते हैं। इसी के साथ जो तीसरा बटन है ये है क्लोज बटन। जब आप अपने एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं तब आप इस क्लोज बटन का इस्तेमाल करेंगे। इस पे जाते ही आप एक बार क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो करंट विंडो है वो अब बंद हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ हमने टाइटल बार के बारे में जाना, जिसमें कैसी अलग अलग एलिमेंट्स क्या अलग फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं और आप कैसे उनको यूज कर सकते हैं वो हमने सीखा। अभी तक हमने देखा क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार के बारे में। अब इसी के नीचे जो बाकी टूल्स और एलिमेंट्स हैं उन्हें हम देखते हैं। तो यूजर इंटरफेस में अगर आप टाइटल बार के नीचे देखेंगे तो कुछ टैब्स हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ के नाम से, और उसी के नीचे आपको एक रिबन नजर आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूजर इंटरफेस में रिबन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सभी टैब्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। रिबन एक हॉरिजॉन्टल बार होती है जो सभी टैब्स को डिस्प्ले करती है। हर टैब के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं जो उनसे रिलेटेड कमांड्स और टास्क्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और हर ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक कमांड्स और ऑप्शंस होते हैं जो टैब के फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं।
तो जब आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं, रिबन उस टैब के करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स और कमांड्स को डिस्प्ले करता है, जिससे आप इजीली स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल्स जैसे ग्रुप्स होते हैं जो रिलेटेड कमांड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। आइए इन सभी टैब्स के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले टैब के बारे में जानते हैं, जो है फाइल टैब। फाइल टैब में आप फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। प्रिंट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे ऑप्शंस आपको इस टैब में मिलते हैं। तो अगर आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले होम पेज ओपन होता है। होम पेज के नीचे आप देखेंगे न्यू का ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप एक डॉक्यूमेंट को नए सिरे से बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में से किसी भी फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर सकते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे गेट एड-इन्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप एक्स्ट्रा टूल्स या फीचर्स अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन पे आते हैं तो इन्फो पे आकर आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज को यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी के बाद सेव अ कॉपी पर जाकर आप यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं। प्रिंट में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रिंट के सेटिंग्स को सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं अगला ऑप्शन, जो है शेयर का। शेयर पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को, यानी कि जो आपकी डॉक्यूमेंट ओपन है, उसे आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट में आकर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे ऑप्शन देखेंगे ट्रांसफॉर्म का। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक वेब पेज में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे आ सकते हैं। और फिर इसके बाद आप देखेंगे क्लोज ऑप्शन। क्लोज पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको 3 एडिशनल ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले अकाउंट में जाकर आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अगर एडवांस सेटिंग्स करनी है या कुछ भी चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ फीडबैक में जाकर आप फीडबैक दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कि आपको ये एप्लीकेशन यूज करने में कैसा लग रहा है। ऑप्शंस पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी ऑप्शंस हैं उनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज डिस्प्ले ऑप्शंस, ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे सारे डिस्प्ले से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। वैसे ही अगर आप सेव पे आते हैं तो सेव से रिलेटेड यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स हैं। वैसे ही अगर आप लैंग्वेज पे आते हैं तो लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस में आकर सारे अपने अलग अलग ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। होम टैब, इस टैब में आपको वो टूल्स मिलते हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कॉमनली यूज होते हैं। इसमें आपको क्लिपबोर्ड जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, कलर और पैराग्राफ अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। ये सभी टूल्स टेक्स्ट एडिटिंग को आसान बनाते हैं। दूसरा टैब, इंसर्ट टैब। इस टैब के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल्स, इमेजेस, चार्ट्स, हाइपरलिंक्स और हेडर फुटर जैसे एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये टैब आपके डॉक्यूमेंट को
विजुअली अपीलिंग और इंफॉर्मेटिव बनाने में मदद करता है। ड्रॉ टैब, इस टैब में ड्राइंग टूल्स और शेप्स होते हैं जो हैंडराइटिंग और इलस्ट्रेशंस के लिए काम आते हैं। इसमें पेन्स, पेंसिल्स और इरेजर्स जैसे टूल्स शामिल होते हैं। डिजाइन टैब, इस टैब के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट का विजुअल अपीयरेंस एनहांस कर सकते हैं। इसमें थीम्स, कलर्स और फॉन्ट्स के ऑप्शंस होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट का ओवरऑल लुक इंप्रूव करते हैं। लेआउट टैब, इस टैब का काम पेज सेटअप और पैराग्राफ लेआउट को मैनेज करना है। इसमें मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स के ऑप्शंस होते हैं जो डॉक्यूमेंट के लेआउट को कस्टमाइज करते हैं। रेफरेंसेस टैब, ये टैब एकेडमिक और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस मैनेज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टैब के थ्रू आप टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, एंड नोट्स और साइटेशंस ऐड कर सकते हैं। मेलिंग्स टैब, इस टैब के जरिए आप मेल मर्ज और लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये टैब बल्क मेलिंग्स के लिए एड्रेसेस और बाकी डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है। रिव्यू टैब, इस टैब का यूज डॉक्यूमेंट प्रूफ रीडिंग, कमेंट्स और चेंजेस को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। इसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक, कमेंट्स ऐड करना और चेंजेस को ट्रैक करने जैसे फीचर्स होते हैं। व्यू टैब, इस टैब के जरिए आप डॉक्यूमेंट को डिफरेंट व्यू मोड्स में देख सकते हैं। ये टैब रीड मोड, प्रिंट आउट लेआउट और वेब लेआउट के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। हेल्प टैब, इस टैब के जरिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प और सपोर्ट फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप ट्रेनिंग वीडियोस और कस्टमर सपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। इन सब टैब्स के जरिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएशन और एडिटिंग करने की सुविधा देता है। अब जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपरी हिस्से का जो यूआई है उस पे कौन से ऑप्शंस आते हैं वो हमने देख लिया। अब आप बीच में देखेंगे तो डॉक्यूमेंट एरिया है। डॉक्यूमेंट एरिया यानी कि वो जगह, वो स्पेस जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आप नीचे देखेंगे तो आपको एक बार नजर आ रही होगी जहां पर आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं और कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसे कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो चल रहा है अभी, या फिर अगर आप कुछ मोड्स में स्विच करना चाहते हैं वैसे कुछ कन्वीनियंट ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे स्टेटस बार में आप सबसे पहले देखेंगे तो लिखा है पेज 1 of 1। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि आप अभी करंटली अपने डॉक्यूमेंट में किस पेज पर हैं। साथ ही साथ आप इसी के बगल में देखेंगे तो 0 वर्ड्स लिखा हुआ है। ये बताता है कि अभी तक आपने जो भी टाइपिंग की है अपने डॉक्यूमेंट में वो कितने वर्ड्स की हुई हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे लैंग्वेज देख सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है। टेक्स्ट प्रेडिक्शन ऑन है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। और फिर उसके बाद आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी लिखा है। एक्सेसिबिलिटी का जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है गुड टू गो, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है एक्सेसिबिलिटी की क्राइटेरिया को पास करता है। अब चलिए स्टेटस बार के आखिरी कोने में आते हैं जहाँ पर आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आइकन है फोकस मोड। फोकस मोड पे आप तब स्विच कर सकते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग एकदम फोकस से करना चाहते हैं और आप कोई भी बार्स, कोई भी रिबन्स या फिर कोई भी कमांड्स देखना नहीं चाहते। तो फोकस मोड में स्विच करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट एक फोकस मोड में स्विच होता है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि स्क्रीन पे
कोई भी रिबन, कोई भी बार या कोई भी ऑप्शंस, आइकन्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस पे स्विच करके आप अपने डॉक्यूमेंट में आराम से बिना कोई डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शंस के काम कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रीड मोड है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बस रीड कर रहे हैं और रीड मोड पे स्विच करना चाहते हैं तो आप रीड मोड पे स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंट लेआउट चेक करने का ऑप्शन आता है और उसके बाद वेब लेआउट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक स्लाइडर नजर आएगा जहाँ पे माइनस और प्लस का साइन है और 100% लिखा हुआ है। इसे हम कहते हैं जूम स्लाइडर, जो आपके डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करके देखना चाहते हैं तो बस आप इस स्लाइडर पर अपने कर्सर को ले जाकर इसे सिलेक्ट करके और फिर माइनस की तरफ लेकर जा सकते हैं, जिससे कि आपको स्क्रीन पर आपका डॉक्यूमेंट मिनिमाइज होता हुआ दिखेगा। अब जब आप इसको जूम करना चाहते हैं तो इसको प्लस की तरफ ले जाएं और फिर आप जितना चाहें उतना अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। और जब आप बीच में ले आते हैं, इस बीच वाले पॉइंट में, तो ये आपका स्टैंडर्ड साइज है। तो ये जूम स्लाइडर का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी अगर जूम करके देखना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट की साइज को चेंज करना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो उसके लिए आप इस जूम स्लाइडर का यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे राइट हैंड साइड तो एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको नजर आती है। इसे आप जब नीचे लेकर जाएंगे तो आप अपने पेज में नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे और जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ नेविगेट कर पाएंगे। आप चाहें तो स्क्रॉल बार को ऐसे सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं या फिर ये डाउन एरो बटन्स हैं और ये ऊपर वाले एरो बटन्स हैं, इनका आप यूज़ करके आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़र इंटरफेस के साथ, जहाँ पर हमने अलग टैब्स, अलग फंक्शंस, कमांड्स, बार्स और जो आइकन्स हैं स्क्रीन पर वो क्या काम करते हैं उसके बारे में हमने जाना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल को सेव किया है और उसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करना चाहते हैं एडिट करने के लिए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें से आपको अपनी फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि कहाँ पर आपकी फाइल सेव्ड है। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी फाइल वन ड्राइव में सेव की है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने अपनी फाइल कंप्यूटर सिस्टम में सेव की है या आप क्लाउड स्टोरेज में से करना चाहते हैं सिलेक्ट, या आप ब्राउज करना चाहते हैं, तो वो लोकेशंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फाइल कंप्यूटर सिस्टम में है, इसके लिए हम दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाती है जहाँ से हमें वो फाइल लोकेट करनी है जिसे हमें ओपन करना है। तो उसके लिए हम आएंगे हमारी सबसे पहले फोल्डर में। तो हम डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ गए क्योंकि हमारी फाइल यहाँ पे सेव्ड है। अगर आपकी जो फाइल है किसी और फोल्डर में सेव्ड है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आकर हम यहाँ पर हमारी फाइल को ढूंढेंगे कि कहाँ पर है। तो ये रही हमारी फाइल, इसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे।
और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप विंडो है जो कह रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में है, उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कन्वर्टिंग, यानी कि हमारी पीडीएफ डॉक्यूमेंट अब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो रही है। और जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगी हम अपनी एडिटिंग शुरू कर पाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। अब इसे एडिटिंग शुरू करने के लिए हम एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब हम अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में एडिटिंग शुरू कर सकते हैं एमएस वर्ड की मदद से। और ऐसे ही अगर आप किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आएंगे फाइल टैब पर और यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू कर सकते हैं, या फिर जैसे कि हमने इससे पहले देखा कोई भी टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे और यहाँ से अब हम अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग शुरू करेंगे। चलिए अब हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग से बिल्ड करेंगे। तो जब आप पहली बार अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने जाएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट एरिया में देखेंगे कि एक बार, छोटी सी बार आपको नजर आ रही होगी जो समय समय पे ब्लिंक कर रही है। अब आप सोचेंगे कि ये बार क्यों है और ये ब्लिंक क्यों कर रही है। इसे कहा जाता है कर्सर। कर्सर आपको अपने एलिमेंट या जो भी टेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट में टाइप करने वाले हैं उसकी पोजीशन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करना शुरू करती हूँ तो हम अपने कीबोर्ड पर आएंगे और कीबोर्ड पे आकर हम जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइप करना शुरू कर रही हूं, आप देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has emerged as a transformative technology। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे जैसे मैं टाइप कर रही थी वैसे वैसे साथ साथ कर्सर भी मूव कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि आप जो भी एलिमेंट टाइप करने वाले हैं उसकी पोजीशन क्या होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड टाइप करना चाहती हूँ विथ प्रोफाउंड, तो आप देखेंगे कि मुझे पता चल पा रहा है कि मैं जो भी टाइप करूंगी वो कहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट में प्लेस होगी। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि आपका कर्सर कहाँ पे प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कर्सर कहीं नीचे की तरफ प्लेस्ड है बीच में, तो इससे आप ये पता कर पाएंगे कि आप अब जो भी टाइप करेंगे वो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में नहीं पर इस पोजीशन पे टाइप होकर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो अपना कर्सर एडजस्ट कर लें। आप माउस पे क्लिक करके कर्सर को कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं। आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप वो लिखेंगे और उसके बाद हम सारी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ मैं टाइप कर रही हूँ तो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक सेंटेंस टाइप किया है। अब आप इसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में जो भी टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने ट्रेडिशनल टाइपराइटर में किया करते थे वैसे ही आप एमएस वर्ड में टाइप कर सकते हैं। अब ये तो रहा हमारा पहला पेज। अब मान लीजिए मुझे अगर मेरे डॉक्यूमेंट के लिए एक कवर पेज बनाना है, यानी कि जैसे हमारे किताबों में होता है कि सबसे पहले ऊपर की तरफ एक कवर पेज होता है जिसमें हमारा टाइटल लिखा होता है। उसके बाद आपको बुक में जो भी कंटेंट है वो आप बाकी पेजेस में पढ़ पाते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे।
इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप देखेंगे पेजेस में 3 ऑप्शंस हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो अभी हम यहाँ पे कवर पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हम डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से डिज़ाइन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करें और देखें कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। मान लीजिए हम ये डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कवर पेज इंसर्ट हो गया है और जिस पेज पर हमने हमारी कंटेंट को टाइप किया था वो आपको सेकंड पेज में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम हमारे कवर पेज को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे कवर पेज पे आप जो भी कंटेंट टाइप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कर्सर अभी ऊपर की तरफ प्लेस्ड है, पर हम ऊपर की तरफ अभी कोई भी टेक्स्ट एंटर नहीं करना चाहते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट टाइटल में आएंगे। डॉक्यूमेंट टाइटल में आने के बाद हम इस पे जाकर अपने कर्सर को प्लेस करेंगे। प्लेस करने के लिए आपको बस अपने माउस से एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस डॉक्यूमेंट टाइटल टेक्स्ट पे बैक स्पेस क्लिक करेंगे और हम जो भी टाइप करना चाहते हैं वो हम टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारी डॉक्यूमेंट का टाइटल हमने यहाँ पे दे दिया है और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सब टाइटल का ऑप्शन है, जहाँ पर आप सब टाइटल दे सकते हैं। तो इसे भी हम क्लिक करके यहाँ पर एक सब टाइटल मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट में एक टाइटल को ऐड कर दिया है, एक सब टाइटल को ऐड कर दिया है और उसी के साथ साथ आपको एक एब्स्ट्रैक्ट ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या जो कंटेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में एक शॉर्ट समरी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइपिंग शुरू करने के लिए हम हमारे माउस को लेकर जाएंगे और कर्सर को यहाँ पे प्लेस करेंगे। जैसे ही आप एक बार क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें बस इसको हटाने के लिए बैक स्पेस पे क्लिक करना है। बैक स्पेस पे क्लिक करते ही हम हमारे समरी को यहाँ पे टाइप करना शुरू करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हमारा टाइटल, सब टाइटल और एक एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर दिया है, यानी कि हमारा कवर पेज अभी के लिए तैयार है। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे सेकंड पेज पर। सेकंड पेज में एडिटिंग शुरू करने के लिए हम यहाँ से अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो कर्सर है वो इस सेंटेंस के बाद वाले लाइन में प्लेस हुआ है। अगर आप इस सेंटेंस के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप अपने माउस को बस जहां से आप शुरू करना चाहते हैं वहां पर ले जाकर एक बार बस क्लिक कर दें और जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि कर्सर वहां पे मूव हो गया है। अब यहाँ से आप जो भी टाइप करना शुरू करेंगे वो इस सेंटेंस के साथ ही टाइप होकर दिखेगा। अब ये जो कंटेंट आप देख पा रहे हैं सेकंड पेज पर, इसे हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट पेज के एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन में ऐड किया है। तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। हटाने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस हाईलाइट हो गया है। आपको बस अपने माउस को ड्रैग करते हुए इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड पर बैक स्पेस बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ही हम बैक स्पेस बटन को क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि ये सेंटेंस यहाँ से हट गया है। अब सेकंड पेज पे मैं जो भी टाइप करना चाहती हूँ उसे मैंने एक डॉक्यूमेंट से कॉपी कर लिया है और यहाँ पर बस पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे होम टैब पर। होम टैब में जाकर क्लिपबोर्ड में आकर जैसे ही हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से पेस्ट करना चाहते हैं। और यहाँ आप देखिए कि जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो जो कंटेंट मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को और एडिट करने में।
अब हमारी सेकंड पेज पे आप देखेंगे तो जो हमारा कंटेंट है वो एक साथ मिक्स हो गया है, यानी कि पॉइंट नंबर 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3 ये एक साथ सारे मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम अलग अलग लाइंस में प्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जहां से नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाहते हैं वहां पर जाकर हमारे कर्सर को क्लिक करेंगे। कर्सर वहां पे प्लेस हो गया है और बस आपको अपने कीबोर्ड पर टाइप करना है एंटर, और जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे वैसे ही आप जो टेक्स्ट है उसे नेक्स्ट लाइन में मूव कर पाएंगे। इसी तरीके से हम 1.2 के लिए भी करते हैं। हमने कर्सर को प्लेस कर दिया और उसके बाद हम एंटर बटन दबाएंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंट्रोडक्शन 1.1 और 1.2 एक ही लाइन में आ गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 और 3 पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, तो इसे आप हटा सकते हैं। आप अपने कर्सर को बस उसके बाद में प्लेस करें और फिर उसके बाद बैक स्पेस क्लिक करें। ऐसे ही सेम हम टेक्स्ट के बाद हमारे कर्सर को प्लेस करेंगे और बैक स्पेस मूव करेंगे। अब यही सेम काम हम सारे पॉइंट्स के लिए करेंगे, तो उसके लिए हम हमारे कर्सर को प्लेस करेंगे और यहाँ से हम इस लाइन को दूसरी लाइन में शिफ्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम 2.2 के लिए भी करेंगे और 2.3 के लिए भी करेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको हटा देते हैं बैक स्पेस बटन का यूज करके। तो आप देखें कि बैक स्पेस बटन आपके कंटेंट के लेफ्ट साइड जो टेक्स्ट है उसे कट करता है। इसी तरीके से मैं इन सारे पॉइंटर्स को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट को हमने सेकंड पेज पर पेस्ट किया था वो सही से ऑर्गेनाइज हो गया है। आप या तो अपने माउस में जो स्क्रॉल बटन है उसको यूज करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या फिर आप अपने वर्टिकल बार को यूज कर सकते हैं। वर्टिकल बार को स्क्रॉल करें और अब आप देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट था वो थर्ड पेज पे मूव हो गया है, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट था वो एक पेज में फिट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से एमएस वर्ड ने उसे ऑटोमेटिकली तीसरे पेज पर मूव कर दिया है। तो आप जब भी एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे और आपका जब टेक्स्ट एक पेज में फिट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट पेज में मूव हो जाएगा। अब इसी के साथ हम हमारे कंटेंट को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर मान लें कि हमें एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है। हम चाहते हैं एक एक्स्ट्रा पेज इंसर्ट करना, तो एक्स्ट्रा पेज इंसर्ट करने के लिए हम आएंगे इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर आने के बाद हम पेजेस में आएंगे और पेजेस में आने के बाद हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में एक पेज इंसर्ट हो गया है। ये हमारे डॉक्यूमेंट का 4th पेज होगा, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप बार में देखेंगे तो अभी इस वक्त आपका कर्सर किस पेज पे है वो भी आपको शो कर देगा। जैसे आप देखिए लिखा है पेज 4 of 4, यानी कि टोटल 4 पेजेस हैं और 4 पेजेस में से हम अभी 4th पेज पे हैं। तो यहाँ पे अब हम हमारे कंटेंट को टाइप करना शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं टाइप कर रही हूँ और यहाँ आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप सेंटेंस की एज पे पहुँचते हैं, यानी कि जहाँ पर एक लाइन कंप्लीट होने वाली है, वो ऑटोमेटिकली कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करूँ तो अपने आप देखेंगे कि मैंने कर्सर को मूव नहीं किया है, पर वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो इस तरीके से आप बेफिक्र होके टाइप कर सकते हैं और अपने आप जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव करता रहेगा। तो यहाँ हमने हमारे 4th पेज के पहले पैराग्राफ को कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि कहीं पर कुछ टेक्स्ट के नीचे आपको कलरफुल लाइनिंग्स नजर आ रही हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारी स्पेलिंग या ग्रामर में कुछ मिस्टेक है।
इसे सही करने के लिए, इस लाइन को यहाँ से हटाने के लिए हम हमारे कर्सर को बस एक बार जाकर उस टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि स्पेलिंग रिकमेंडेशन बता देगा। तो जो सही स्पेलिंग आपको लगता है आप यूज करना चाहते हैं वो आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एरर है वो सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड टेक्स्ट के लिए भी कर देते हैं और यहाँ पर एक ग्रामेटिकल सजेशन है जिस पे हम क्लिक करेंगे और फिर ये भी सही हो गया है। इसी के साथ इस वर्ड के साथ भी हम ये कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पहला पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ के साथ और सेकंड पैराग्राफ को शुरू करने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन से ना शुरू होकर एक पैराग्राफ की तरह शुरू हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंटर बटन का इस्तेमाल करके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं और इसके नीचे अगर आपको वापस मूव करना है तो आप वापस एंटर बटन प्रेस करेंगे और जैसे जैसे आप एंटर दबाएंगे वैसे वैसे कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव होता जाएगा। तो आप देखें कि मैं एंटर बटन दबा रही हूँ और कर्सर नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अब इसको आप ऊपर की तरफ लेकर आना चाहते हैं वापस, तो आप बस बैक स्पेस बटन को दबा सकते हैं और ऑटोमेटिकली कर्सर ऊपर मूव होता रहेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्थ पेज था जिसमें जो भी कंटेंट को हम दिखाना चाहते थे उसे हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। साथ ही साथ अगर मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके हमारे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को नीचे मूव करूंगी तो आप देखेंगे कि हमने एक्स्ट्रा पेजेस ऐड किए हैं। ये हमारा 5th पेज है, ये हमारा 6th पेज है और इसी तरीके से 7th, 8th और 9th पेज। और आप देखेंगे कि स्टेटस बार में भी आपको ये बता रहा है कि पेज 8 of 9, यानी कि हमने टोटल 9 पेजेस क्रिएट किए हैं और जिस पर हम 8th पेज पर हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक विंडो में 2 पेजेस नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप एक पेज बस एक विंडो में देखें तो उसे आप आसानी से स्विच कर सकते हैं। उसके लिए आप जा सकते हैं टैब पर और टैब्स में आकर आप आएंगे व्यू सेक्शन में, क्योंकि यहाँ से हम हमारे डॉक्यूमेंट का व्यू चेंज करते हैं। तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएं जूम ग्रुप पर और जूम वाले ग्रुप में आप देखेंगे तो 1 पेज और मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन है। तो हम अभी मल्टीपल पेजेस हैं, इस वजह से हमें 2 पेजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम 1 पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक समय पे आपको एक ही पेज नजर आएगी और आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन को यूज कर सकते हैं पेजेस को नीचे स्क्रॉल करने के लिए, या फिर आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को यूज कर सकते हैं पेजेस को अंत तक देखने के लिए। तो आप देखें कि ये हमने सारा टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दिया है। तो चलिए अब जबकि हमने सारे टेक्स्ट को एंटर कर दिया है, अब बारी आती है इन टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की, हमारे डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करने की और हमारे डॉक्यूमेंट के लुक को चेंज करने की। तो सबसे पहले हम वो पेज सिलेक्ट करेंगे जिस पेज से हम फॉर्मेटिंग शुरू करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम कवर पेज के साथ शुरू करना चाहते हैं। हमने कवर पेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें आना है होम टैब पर। होम टैब पर आने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे फॉन्ट सेक्शन को, जिसमें आप अपने करंट पेज में जो भी फॉन्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहते हैं, उसे थोड़ा सा और उसमें एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हम हमारे माउस को इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए इसे हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करने के बाद हम होम टैब पर वापस क्लिक करेंगे और फॉन्ट सेक्शन में आएंगे। फॉन्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स को सिलेक्ट करने का। तो आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कई अलग अलग तरह की फॉन्ट्स हैं।
आप जैसे जैसे अपने माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आपका टेक्स्ट उस फॉन्ट में कैसा नजर आएगा। जो भी फॉन्ट आपको पसंद आता है आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके कई सारे फॉन्ट्स हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस फॉन्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस फॉन्ट पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था वो उस फॉन्ट में चेंज हो गया है। अब आप जब चाहें तब वापस फॉन्ट में जा सकते हैं और यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको पसंद आता है उस पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम चीज आप अपने डॉक्यूमेंट में बाकी टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। मान लें अगर हम हमारे समरी के फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे हाईलाइट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे होम टैब पर। होम टैब पर आने के बाद हम यहाँ पर फॉन्ट में से देखेंगे कौन सा फॉन्ट हमें पसंद आ रहा है। हमने यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट किया। फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद हम बस इस पे एक बार क्लिक करेंगे और जो हमारा टेक्स्ट था वो उस फॉन्ट में चेंज हो गया है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आइए बाकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं। होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल देख लिया है। अब इसके बाद बारी आती है टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट करने की। तो इसके लिए आप आएंगे फॉन्ट साइज में। यहाँ पर आकर जो भी साइज आपको फिट लगता है कि इस साइज के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस साइज पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप 8 पे आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी टेक्स्ट बहुत छोटी हो गई है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक प्रीव्यू आपके स्क्रीन पे दिखता जाएगा कि एक्चुअल में आपका टेक्स्ट उस साइज में आने के बाद कैसा दिखेगा। तो हमें लगता है कि 36 परफेक्ट है। इस साइज के लिए हम 36 सिलेक्ट करेंगे। अब मान लें हमें लग रहा है कि जो हमारी समरी है वो समरी थोड़ी सी उसकी टेक्स्ट साइज है थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। होम टैब पर आएंगे। होम टैब पर आने के बाद हम वापस आएंगे फॉन्ट साइज में और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 10 पे था। 10 पे से हम इसे 11 पे मूव कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सही से रीडेबल है। तो ये हमने कवर पेज को जो है इसके स्टाइल को चेंज किया, फॉन्ट के स्टाइल को, इसके टेक्स्ट साइज को चेंज किया। अब बाकी जो फॉर्मेटिंग फंक्शंस हैं उन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं। तो हम वापस इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप होम टैब पे क्लिक करें। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट साइज के बगल में 2 ऑप्शंस देखेंगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आप नंबर्स के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आप बस इस पे क्लिक करके अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और जब आप उसको कम करना चाहते हैं तो कम करने के लिए आप डिक्रीज वाले बटन पे क्लिक करें और डिक्रीज बटन पे आप क्लिक करते ही देख पाएंगे कि आपकी फॉन्ट साइज अब उस हिसाब से एडजस्ट हो रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक फंक्शन है चेंज केस का। चेंज केस पे आप क्लिक करते हैं तो आप अपने सेंटेंस को या आपका जो टेक्स्ट है उसे लोअर केस, अपर केस या अलग अलग फॉर्मेट्स में स्विच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो लोअर केस पे क्लिक करने से सारा जो हमारा लेटर है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे हम वापस अपर केस में करते हैं। अपर केस में करने के लिए हम अपर केस पे क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि ये वापस अपर केस में स्विच हो गया है। अब इसकी साइज आप देखेंगे कि थोड़ी डिक्रीज हो गई है तो हम वापस इसे 36 पे ले आएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप अपने टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लें कि अगर आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है उसे आप क्लियर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बस सिंपली क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं
तो आपके टेक्स्ट का जो ओरिजिनल स्टेट था वो वहां पे मूव हो जाता है। तो अब हम वापस इसे फॉर्मेट कर देते हैं जैसे हमने किया था। ये मैंने आपको बस बताने के लिए किया था। हम इसके साइज को वापस चेंज कर देते हैं। अब इसी के साथ हम अगले फंक्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो ऑलरेडी बोल्ड है। अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऑलवेज शो रिबन को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम जब जब डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं रिबन हाइड हो जा रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो रिबन के ऑप्शंस हैं उस पर हम क्लिक करेंगे और हम क्लिक करेंगे ऑलवेज शो रिबन। इससे क्या होगा, हमारा रिबन यहाँ से मूव नहीं करेगा और हमें बार बार टैब पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करके देखेंगे। तो मान लें अगर हम अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड पे जाके क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया था वो बोल्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे आप वापस जो है नॉर्मल टेक्स्ट में अगर स्विच करना चाहते हैं तो आप वापस इसे क्लिक करें और बोल्ड को जाके क्लिक कर दें। तो अब आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट बोल्ड में कन्वर्ट हुआ था वो वापस अपने ओरिजिनल स्टाइल में शिफ्ट हो गया है। इसी के साथ साथ आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में स्विच कर सकते हैं। अगर हम इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो अब इटैलिक में स्विच हो गया है। अब मान लें इसे हम अंडरलाइन भी करना चाहते हैं, तो अंडरलाइन करने के लिए हम अंडरलाइन वाले फंक्शन को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि टेक्स्ट के नीचे अब एक अंडरलाइन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है उसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं बहुत ही अहम हिस्से पे, जहां पर हम हमारे टेक्स्ट के इफेक्ट को और टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जैसे आप इस पे अपने माउस को मूव करें और माउस को मूव करते करते आप देख सकते हैं कि कौन सा जो स्टाइल है वो आपके टेक्स्ट को बेस्ट मैच कर रहा है। तो मान लें कि हमें लग रहा है कि ये जो स्टाइल है, ये जो ग्रेडियंट फिल है, ये बहुत अच्छा है। तो हम इस पे बस एक बार जाके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने जिस टेक्स्ट को हाईलाइट किया होगा अब वो उस स्टाइल में चेंज हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। तो उसके बगल में आप देखेंगे तो एक हाइलाइटर का ऑप्शन है। ये बेसिकली वैसे ही काम करता है जैसे आप अपने बुक में किसी सेंटेंस को हाईलाइट करते हैं। मान लें कि अगर आप इस सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम इसे सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे माउस की मदद से और उसके बाद हम जाएंगे हाइलाइटर पे। हाइलाइटर में आप देखेंगे कि येलो पे मूव होते ही ये जो सेंटेंस है वो येलो में हाईलाइट हो गया है। वैसे ही आप अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन से कलर के साथ आप इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे येलो सिलेक्ट करते हैं। येलो सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी सेंटेंस को इस हाइलाइटर की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस फॉन्ट ग्रुप में लास्ट फंक्शन को, जिसका नाम है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर पे आप क्लिक करते हैं तो आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल उसी तरीके से काम करता है कि इसमें आपको थीम कलर्स, स्टैंडर्ड कलर्स और मोर कलर्स के ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिसेंट कलर्स भी दिखता है जो आपने रिसेंटली यूज किया है। उसी के साथ आपको यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप थोड़ा सा ग्रेडियंट फिल अपने कलर को दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी, पहले तो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्रेडियंट में आएंगे। ग्रेडियंट में आने के बाद आप अलग अलग ग्रेडियंट फिल में से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। मान लें अगर आप लाइट वेरिएशंस में जाते हैं तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट में जो वेरिएशन है वो लाइट ऐड हो रहा है। वैसे ही अगर आप डार्क वेरिएशन में आते हैं तो ग्रेडियंट फिल
डार्क हो जाती है। हम यहाँ पे फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऐड करेंगे। वैसे ही आपको हर एक वेरिएशन का नाम दिखेगा जब आप अपने माउस को मूव करते हैं। और आप सिलेक्ट करके फिर देख सकते हैं कि जो कलर आपने ऐड किया है वो कैसा लग रहा है। अब ये कलर थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है, तो इसे थोड़ा लाइट करने के लिए हम वापस आएंगे कलर्स पे और यहां से आकर हम हमारा प्रेफर्ड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने कलर चेंज किया। तो यहाँ पर हमने फॉन्ट ग्रुप को अच्छे से देखा कि इसमें कौन से फंक्शंस हैं और इन कौन से फंक्शंस को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने हमारे कवर पेज पे किया, अब हम बाकी पेजेस पे आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, इन सबको मैं बोल्ड करना चाहती हूँ और इनके कलर को चेंज करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो इन्हें मैं हाईलाइट कर दूंगी। हाईलाइट करने के बाद हम आएंगे फॉन्ट में। फॉन्ट में आने के बाद बोल्ड पे क्लिक करेंगे। बोल्ड पे क्लिक करने के बाद हम आ सकते हैं कलर में। फॉन्ट कलर में आकर हम जिस भी कलर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लें अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया था उसका कलर चेंज हो गया है। अब इसी की तरह अगर आपको लगता है कि इसके टेक्स्ट साइज को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम यहां से हाईलाइट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फॉन्ट ग्रुप में। 16 साइज सही लग रहा है, हम 16 पे क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट 16 पे चेंज हो गया है। अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट है, इन सब में हम सेम यही चेंज करना चाहते हैं। हम यही सेम कलर चाहते हैं, हम यही सेम साइज चाहते हैं और हम इसी तरीके से सभी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। तो इन्हें जाकर मैन्युअली करना और सब पर करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेट पेंटर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिसकी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं और आप अपने माउस को जब डॉक्यूमेंट पे लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि जो माउस पॉइंटर है वो एक पेंट के रूप में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट के ऊपर इस पेंट को अप्लाई कर रहे हैं और आप देखिए कि ये सेम जो हमने फर्स्ट में किया था वही सेम सेटिंग्स, वही सेम फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। इसी के साथ हम थर्ड पे भी यही करेंगे। हम वापस जाकर टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पर आते हैं। फॉर्मेट पेंटर में आके हम जहां जहां पर इस पेंट को अप्लाई करना चाहते हैं उसे बस हम सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से आप देखिए कि आप आसानी से कोई भी फॉर्मेटिंग जो आपने की है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका बहुत समय बचता है, आपको सारे जो फंक्शंस आपने अप्लाई किए हैं उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप आसानी से कुछ ही सेकंड्स में सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बेसिक फॉर्मेटिंग हमें इस पेज पे करनी थी वो मैंने कर दी है। मैं आपको स्क्रॉल करके बता रही हूँ कि जहाँ पे मुझे टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करना था, यानी कि जो मेन पॉइंटर्स हैं, जो हेडिंग है, उसके कलर को मैंने चेंज कर दिया, उसके टेक्स्ट साइज को चेंज कर दिया है और उसी के साथ साथ उसके जो सब पॉइंट्स हैं उनके कलर को भी चेंज कर दिया है। तो ये मैंने बेसिक फॉर्मेटिंग की है। अब हम करते हैं थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग इसकी, और जिसके लिए हम इसके पैराग्राफ के अलाइनमेंट को चेंज करेंगे। साथ ही साथ जहाँ पे हमें बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं और जहाँ पे हमें स्पेसिंग एडजस्ट करनी है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आप अपने बुलेट पॉइंट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं।
उसके लिए आपको आना है होम टैब में। होम टैब में आपको आना है पैराग्राफ वाले ग्रुप में, जिसमें आपको पहले 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट्स का, सेकेंड ऑप्शन है नंबरिंग का, थर्ड ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करने का। तो मान लें अगर मैं हमारे इस कंटेंट को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद बुलेट्स में जाती हूँ, तो यहाँ पर एरो बटन जो आपको दिख रहा है, इस एरो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बुलेट लाइब्रेरी दिखती है। इस लाइब्रेरी में से आप जिस भी डिज़ाइन को पसंद करते हैं उस डिज़ाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका बुलेट पॉइंट इस तरीके से चेंज हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपको इसको बुलेट पॉइंट में नहीं पर नंबरिंग में पेश करना है, तो उसे करने के लिए आपको सेकेंड ऑप्शन में जाना है जिसका नाम है नंबरिंग। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे नंबरिंग लाइब्रेरी है, जिसमें से आपको जिस तरीके से आपके पॉइंटर्स को शो करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लें अगर हम इस वाले को करते हैं तो इस पे क्लिक करके आप देखेंगे कि अब हमारे पॉइंट्स इस तरीके से शो करेंगे, और जैसे जैसे आप इसमें पॉइंट्स को इंक्रीज करते रहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अपने कर्सर को बी वाले पॉइंट पर लेके जाती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ, एंटर दबाते ही हम नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएंगे और यहाँ से हमारा सी पॉइंट शुरू होगा। तो इस तरीके से आप अनगिनत पॉइंट्स बना सकते हैं। अब हम एक साथ सिलेक्ट करके हमारे जो भी पॉइंट्स हैं इसके डिज़ाइन को, पॉइंट्स के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे बुलेट पॉइंट्स में। बुलेट पॉइंट्स में हम इस वाले स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, हम क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स 1, 2, 3 में मेंशन हो रहे थे अब वो इस तरीके से शो कर रहे हैं। अब इसी के साथ जो तीसरे तरह का पॉइंटर्स बनाने का ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट, इसमें जाकर आप मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए आपका एक मेन हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग है, उस सब हेडिंग के अंदर एक और सब हेडिंग है, उसके लिए उस सिचुएशन में आप इस मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं। आप बस अपने कर्सर को उस पर मूव करें और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये पॉइंट्स अरेंज होंगे। आपके कंटेंट के हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चेंज लिस्ट लेवल पे जाते हैं तो यहाँ से आप लिस्ट के लेवल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट का आप तब यूज करेंगे जब आपके बहुत सारे पॉइंटर्स हैं और उन पॉइंटर्स के अंदर काफी सारे सब पॉइंटर्स हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप इन बुलेट पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं और अपने कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं पैराग्राफ को अलाइन करने के पार्ट में, जहां पर हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट को चेंज करेंगे और भी कई सारे फंक्शंस को प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। तो यहाँ हम आ गए हैं पैराग्राफ वाले पेज में, और पैराग्राफ वाले ग्रुप में बुलेट पॉइंट्स के अलावा आप देखेंगे कई सारे फंक्शंस हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई तरीके से अलाइन कर सकते हैं। इन चारों को हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। पैराग्राफ को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं हाईलाइटेड शो कर रहा है। हाईलाइटेड शो करने के बाद आपको जाना है अलाइनमेंट में। तो हमारा ये पैराग्राफ ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ अलाइंड है, आप देख सकते हैं। अगर हमें इसे सेंटर में करना है तो सेंटर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हमारी पैराग्राफ सेंटर में अलाइन हो गई है, यानी कि उसका जो मेन फोकस है वो सेंटर में है, जो सेंटेंसेस हैं वो सेंटर में शुरू हो रहे हैं। वैसे ही अगर हम राइट पे क्लिक करते हैं तो हमारा पैराग्राफ राइट की तरफ से शुरू होता है, और अगर आप जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो स्पेस है जहाँ पर पैराग्राफ सेट हो सकता है वो अपने हिसाब से एक जस्टिफाइड रूप में एडजस्ट हो गया है।
तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। हम वापस इसे लेफ्ट साइड कर देते हैं और वैसे ही आप अपने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके उसकी अलाइनमेंट को लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई या सेंटर में स्विच कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम अगले फंक्शंस को देखते हैं जिसका नाम है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट में क्या होता है कि आपका पैराग्राफ मार्जिन की तरफ क्लोज बढ़ते जाता है, यानी कि अगर आप अपने पैराग्राफ को मार्जिन की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज करेंगे, और अगर आप मार्जिन से दूर ले जाना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को तो उसके लिए आप इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। जैसे अगर हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसे मार्जिन से दूर लेके जाना चाहते हैं तो हम इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते रहेंगे, और जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ की पोजीशन और उसकी अलाइनमेंट कैसे चेंज हो रही है। इस तरीके से आप जितना चाहें उतना अपने पैराग्राफ के इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, और वैसे ही अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज करने के लिए आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे और आपका पैराग्राफ मार्जिन की तरफ मूव होता हुआ नजर आएगा। अब तक हमने देखा कि जो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है,